और फिर अगली सुबह मदन को लेकर मुखिया के घर के पास जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर मुखिया के बेटे का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते फिर थोड़ी ही देर में मुखिया के बेटा घर से निकलता है। और फिर दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते देखते हैं कि मुखिया का लड़का चंपा के खेत में चंपा से बातें करता है, या देखकर वह सभी एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। चंपा, तुम जानती हो मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन गांव वाले, जात पात, मेरा बाप मुखिया कभी हामी नहीं भरेगा हमारी शादी के लिए। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भोला, दिल में हजारों रिश्ते जो बन जाते हैं, उन्हें जात पात की जंजीरों में कौन बांध सकता है? पर मजबूरी भी कोई चीज होती है। तुम बोलो, हम क्या करें? चंपा, अब बर्दाश्त नहीं होता। तेरे मेरे प्यार पर यह जात पात का ताला क्यों? अगर आज नहीं भागे ना, तो ये लोग हमारी रूहों को भी जुदा कर देंगे। भोला, मैं भी तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती, पर घर छोड़ने का डर लगता है। सब कुछ पीछे छूट जाएगा, मगर तेरे साथ हर मुश्किल आसान है। मैं तैयार हूँ, आज रात ही भागते हैं। ओ पंडित, अगर ये दोनों भाग गए ना, तो हमारी पूरी योजना लुढ़क जाएगी। चल, अभी चलते हैं। इनका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी चाल बनेगा। तुरंत दोनों उनके पास जाते। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कब से खड़े हो? इतना सुना है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो और बाकी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है। पर बेटा, भागकर इज्जत नहीं मिलती। हम तुम्हारी शादी करवाने में मदद करेंगे। सच? आपकी बातें हमें झूठ जैसी लग रही हैं। हम गांव में रहते हैं, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। बस तुम दोनों अभी हमारे साथ चलो, अगले कदम हम सोच लेंगे। अगर तुम्हारी मदद से हम सच में साथ रह सकते हैं, तो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। बस भोला, तू ही मेरे साथ चल, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। चंपा, तू घर जा और तेरी शादी की जिम्मेदारी मेरी हुई। खेत से हटाकर भोला को मदन और पंडित लेकर गांव के चौपाल के पास लाकर एक बाबा के बारे में बताने लगते हैं, जो शादियां करवाता है। अरे बेटा, शादी होगी और उसके लिए एक बाबा है जिसका प्रसाद भाग्य को बदल देता है, और तुम्हारा भाग्य बदलेगा, तुम्हारे भी भाग्य में चंपा आएगी। देखो पंडित, मैं आप दोनों पर भरोसा कर तो ले रहा हूं, लेकिन ये बाबा कौन है? क्या सच में सब करवा देगा? मेरा और चंपा का प्यार कोई खेल नहीं, उसका घर भी बर्बाद हो सकता है। मुझे झूठी दिलासा मत देना, मेरा दिल बहुत नाजुक है। भोला बेटा, तूने आज तक मुझे झूठ बोलते देखा है? गांव का पंडित हूं, लोगों के दुख दर्द भगवान तक पहुंचाता हूं। तुझ जैसे सच्चे प्रेमियों का साथ ना दूं तो किसका दूं? अब भगवान को भी जात पात दिखाई देने लगा है। हमारी शादी सिर्फ इसी वजह से नहीं हो सकती। सोचकर ही दिल टूट जाता है। सुन भोला, ये जो दुनिया है ना, यहां इंसान तो प्रेम को समझता नहीं। जाति, गरीबी, अमीरी, इन चीजों में ही उलझा रहता है। लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जो समाज की इन बेकार की दीवारों के खिलाफ खड़े हुए। उन्हें जीवन भर लोग नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने कई जोड़ों को मिलाया, कई घरों के चिराग जलाए। और ऐसे ही एक महान संत हैं बाबा रुद्रानंद। वो साधारण साधु नहीं, उनकी तपस्या ऐसी है कि देवता भी उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। लोग कहते हैं, जहां जात पात, गरीबी, डर या परिवार की इज्जत के नाम पर प्यार को रोका जाता है, वहां बाबा रुद्रानंद का आशीर्वाद चुपचाप पहुंच जाता है। और हां, उनके प्रसाद में ऐसी शक्ति है कि जिसके घर में जाति भेद की जंजीरें बंधी हों, वो जंजीरें अपने आप टूट जाएं। माता पिता जो कभी राजी ना हों,
वे खुद उस प्यार के सामने सिर झुका देते हैं। क्या सच में ऐसे बाबा हैं और वो हमारा काम कर देंगे बिना किसी को पता चले? अरे भोला, बाबा ने एक शर्त रखी है। जो जोड़ा सच्चा हो, जिसके दिल में छल कपट ना हो, वो चाहे संसार का सबसे गरीब क्यों ना हो, उसे बाबा अपनी दुआएं देकर समाज के सामने ऊंचा कर देते हैं। मदन, पंडित, तुम ठीक कहते हो। मैंने चंपा को कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। हमने एक दूसरे का हाथ हमेशा पकड़ा। लेकिन ये जात पात की जंजीरें हमारे प्यार को पूरी तरह बांध चुकी हैं। जब वो रोती है तो मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। मैं रात को सो नहीं पाता। एक डर हर पल पीछा करता है कि कहीं कोई उसे मुझसे छीन न ले। मैं उसके साथ जिंदगी तो क्या, अगर मौका मिले तो मर भी सकता हूं, मगर मैं उसे खो नहीं सकता, कभी नहीं। अगर बाबा रुद्रानंद ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं, तो मैं उनका ही दामन थामूंगा। तो सुन भोला, आज रात ठीक 12 बजे तुम्हें इस पीपल के पेड़ के नीचे हमारा इंतजार करना होगा। जिस क्षण घड़ी 12 बजाएगी, बाबा की पूजा शुरू होगी। लेकिन सावधान, अगर दिल में जरा सा भी डर, जरा सी भी शंका हुई, तो बाबा का चमत्कार अधूरा रह जाएगा। अब घर जा, कोई देख ना ले इससे पहले। मैं जरूर आऊंगा और किसी को बताऊंगा भी नहीं, कसम चंपा की। इतना बोलकर भोला वहां से चला जाता है। और फिर इधर दिनों खुश हो जाते हैं। लो पंडित जी, लड़का तो फंस गया। अब आज रात असली खेल शुरू होगा। और हमारी किस्मत चमकेगी। गुड़िया वाली देवी का भी पेट भर जाएगा। सब तरफ फायदा ही फायदा। इतनी बात कर दोनों घर जाते हैं। और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होते ही वे दोनों मुखिया के घर के सामने आकर एक रेखा खींचते हैं और गुड़िया को बीच में रखकर भोला का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर इंतजार करते करते आखिरकार भोला घर से बाहर निकलता है। और फिर भोला जैसे ही उस रेखा को पार करता है, वह गिर जाता है। इतना देखकर तुरंत दोनों घर वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह। अरे करुणाशंकर पांडे, कहाँ हो भैया? जल्दी निकलो, जल्दी। कोई है? घर से बाहर निकलो। हाँ बोलिए मुखिया जी, कैसे आना हुआ? आइए अंदर बैठिए। किसको बुला रहे हैं आप? अरे बेटा मथुरा, मैं तुम्हारे बाबा को बुला रहा हूं। तुरंत मेरे साथ घर चलो। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। जरा भी देर हुई तो मेरे लाल की जान जा सकती है। क्या कह रहे हैं मुखिया जी? ऐसा क्या हो गया? पर बाबा तो घर पर नहीं है। वो किसी काम से 2-3 दिन बाद आएंगे। इस समय सिर्फ मैं घर में हूं। और अगर बाबा का काम है तो आप निश्चिंत रहिए। बाबा के हर मंत्र तंत्र मुझे याद हैं। जो काम वो कर सकते हैं, वही मैं भी कर सकता हूं। बताइए, क्या परेशानी है? कैसे बताऊं बेटा, रात को पता नहीं कब मेरा भोला चुपके से घर से बाहर निकल गया। घर से थोड़ी दूर जमीन पर कोई रेखा खींची थी और उसके पास एक अजीब सी गुड़िया पड़ी थी। वहीं पर भोला बेहोश पड़ा मिला। अभी तक होश में नहीं आया। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अभी मेरे साथ चलो। मुखिया जी, आपके बेटे पर टोटका किया गया है और ये कोई छोटा मोटा भूत नहीं, बहुत शक्तिशाली आत्मा है। इससे निपटने के लिए मुझे अपने दोस्त मदन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर वो भूत बिगड़ गया तो हम पर भी हमला कर सकता है। तो समय बिल्कुल मत गवाओ मथुरा। मैं घर जा रहा हूं। तुम तुरंत मदन को लेकर मेरे घर पहुंचना। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो जो कहोगे वही दूंगा। अपनी दौलत, अपनी जमीन, सब तुम्हारे चरणों में।
मुखिया वापस घर भागता है और मथुरा इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से मदन के घर पहुंचता है। वह मदन को पूरी बात बता देता है और दोनों मिलकर मुखिया के घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं कि भोला जमीन पर पड़ा है। उसकी माँ उसके बगल बैठकर रो रो कर बेहाल है। अरे चाची, रोने का समय नहीं है। भोला को कुछ नहीं होगा। अब जो होना है इस डायन के साथ होगा। इस पर डायन सवार है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। मथुरा मंत्र पढ़ना शुरू करता। ओम क्लीम ब्लूम घ्रूम फट। काली, अब प्रकट होकर सच बता। मेरे हुक्म के बिना कोई देरी नहीं। अचानक भोला का शरीर कांपने लगता है। धीरे धीरे जमीन से उठकर हवा में तैरने लगता है और फिर बोलता है, हा हा हा, मुझे चाहिए गर्मा गर्म चिकन, तंदूरी बिरयानी। पहले मेरा पेट भरेगा, तभी इस शरीर को छोड़ूंगी। अरे हट, मेरा बेटा मांस मछली को हाथ भी नहीं लगाता। उसे इन चीजों से उल्टी होती है। कुछ और खा ले डायन। मुखिया जी, मुंह खोल दिया है तो अब उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना ये आपके बेटे को हमेशा के लिए खा जाएगी। अगर मुझे अभी लाकर नहीं दिया तो मैं इसके खून की एक एक बूंद चूस जाऊंगी। तुम्हारी शर्म और इज्जत दोनों के साथ तुम्हारे बेटे को भी ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं लाता हूं। मेरे लाल को कुछ मत कहना। मदन, तुरंत दौड़ो। बिरयानी, मांस, जो भी मिले सब लेकर आओ। साला, बेटे के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। मुखिया के इतना कहते ही तुरंत मदन गांव के माखन लाल के ढाबे पर जाता है। और वहां से एक प्लेट बिरयानी पैक कराकर घर लाता है। फिर भोला को बिरयानी खिलाई जाती है। बिरयानी खाते ही भोला ठीक हो जाता है। इसकी खुशी में मुखिया पंडित को और मदन को पैसे देता है, लेकिन पंडित और मदन पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। मुखिया जी, हमें पैसे नहीं चाहिए। हमें बस एक एक बोरी अनाज दे दो। पैसों से हमारा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी भोला पूरी तरह सही नहीं हुआ। चुड़ैल फिर आ सकती है और भोले को परेशान कर सकती है। इसलिए इसके उतार के लिए हमें पैसे और अनाज दोनों चाहिए। पर आज हमें सिर्फ अनाज दो। अरे पंडित, जब अनाज ही नहीं है तो कहां से लाकर दूं? गांव वालों को लगता है कि मुखिया के घर पैसे की कोई कमी नहीं और अनाज की भी। तो पूछ लो कि मुखिया के घर में क्या है और क्या नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पर ध्यान रखना, अगर इस बार आपके बेटे पर डायन हावी हुई तो आपको अनाज की व्यवस्था करनी ही होगी। और इस बार 3 बोरी अनाज और उसके साथ कुछ पैसे भी लगेंगे। अभी तो मैं सिर्फ पैसे लेकर जा रहा हूं। पैसे लेकर मदन और पंडित हरिया काका के घर पहुंचते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। बेटा, ये सब क्या है? तुम दोनों मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? क्या मैंने, या मतलब क्या बोलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें बताओ कि आपने पैसे क्यों दिए। अरे काका, घबराओ नहीं। ये पैसे हमारी बहन की शादी के लिए हैं। क्या एक भाई अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता? हम बस अपने बहन के कन्यादान के लिए आपको कुछ पैसे दे रहे हैं। और तो भी सिर्फ पैसे ही दे रहे हैं। 2 दिन बाद अनाज की बोरी भी देंगे। आप सिर्फ शादी की तैयारी में लगो। जो भी कमी पड़े हमसे सांझ करो। हम दोनों मिलकर उसे जरूर पूरा करेंगे। बेटा, आपका ये एहसान मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मदन, पंडित,
तुम दोनों वाकई बहुत नेक दिल इंसान हो। मदन, तुम्हें दुनिया चोर कहती है, पर मुझे पता है कि तुम सच्चे इंसान हो। और मथुरा, दुनिया तुम्हें मूर्ख कहती होगी, पर मुझे पता है कि तुम पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान इंसान हो। बस करो काका, कोई बात नहीं, ये तो हम सबका फर्ज है। चलो ठीक है काका, हम चलते हैं। इतना बोलकर दोनों तुरंत घर की तरफ निकल जाते हैं। और चलते चलते मदन के घर पहुंचते हैं। सुनो मदन, मेरे बाबा कल आ जाएंगे। उनके आने से पहले हमें मुखिया से 2 बोरी अनाज लेना ही होगा। ऐसा करो, उस चुड़ैल को बुलाओ, एक सौदा और करना है उससे। नहीं तो बाबा आ गए तो वे मुखिया के घर जाएंगे और तब बात बिगड़ जाएगी। तुम सही कह रहे हो, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अब हमें उस डायन को बुलाना होगा और उससे एक सौदा करना होगा। मदन, क्या मैं अंग्रेजी में बोल रहा था? अरे यार, मैं भी तो यही बोल रहा था कि डायन को बुलाया जाए, पर कैसे बुलाया जाए? कुछ तो समझ में आना चाहिए। अरे किसे बुला रहे हो मदन पंडित? मुझे? मैं आ गई। बहुत मजा आया बिरयानी खाने में। बोलो, क्या आज फिर मिलेगी बिरयानी? बोलो। मेरी प्यारी डायन, बिरयानी खाएगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। तुम मेरी बातों को मानो, जाओ फिर से मुखिया के बेटे को गिरा दो। इस बार मैं 2 प्लेट बिरयानी मंगवाऊंगा, उसके साथ साथ चिकन भी। क्या मुझे चिकन भी मिलेगा? अरे यार, क्या बात है, तुम दोनों ने मुझे आजाद कर दिया ये बोलकर कि अपने मन की करो। अब मैं रोज उसे गिराऊंगी और मजे लेकर बिरयानी खाऊंगी। तो देर क्यों कर रही हो? जल्दी जाओ और उसे गिरा दो, ताकि मुखिया दौड़ा दौड़ा फिर मुझे बुलाने आए। और इस बार मैं भी 2 बोरी अनाज और कुछ पैसे लेकर हरिया काका की मदद कर सकूं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों जल्दी आना। इतना बोलकर वो तुरंत चली जाती है। जब पंडित और मदन को लग जाता है कि अब वह दूर चली गई है, तब वे आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ससुरी, भुक्खड़ की भुक्खड़ है भैया, जब देखो तब खाने की बात करती है। बढ़िया किया अपना पीछा छुड़ाकर। आज के बाद इसके बारे में बात मत करना। अरे इसकी ऐसी की तैसी, इसकी मनमानी नहीं चलेगी। जब मांगे बिरयानी तभी से बिरयानी, जब मांगे चिकन तभी से चिकन। इसके नौकर थोड़ी हो गए हैं हम। क्या बोले रे पंडित मदन? अगर तू मेरा नौकर नहीं है तो मैं तेरा नौकर कैसे हो जाऊंगी? बोल, तू मुझे धोखा देगा? अरे राम, तू अभी गई नहीं थी? हे भगवान, अब तो कुछ बात करना भी जुर्म हो गया। अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, आप समझने में गलती कर दी। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डायन हूँ? अरे डायन होने से पहले मैं भी एक इंसान थी और इंसान की बातें समझती हूँ। इसलिए ज्यादा चालाकी मत करो, नहीं तो फाड़ कर रख दूंगी। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो तुम्हारे खाने की बात कर रहा था। मैं तुम्हारा नौकर हूं, तुम जो मांगो मैं ला कर दूंगा। अब हाथ जोड़कर विनती करता हूं, चली जाओ, बार बार ऐसे आकर डराया मत करो। ठीक है, इस बार पक्का जा रही हूँ पंडित। तू अपने घर जा, मुखिया अभी तुरंत आएगा, थोड़ी देर और। मदन, तू बिरयानी वाले को और चिकन वाले को बोल दो प्लेट तैयार रखे। अरे मेरी डायन बहन, तू जाएगी तो सही, बार बार आकर डरा देती हो। अब जाओ भी। इतना सुनकर तुरंत डायन वहां से चली जाती है और फिर पंडित भी अपने घर चला जाता है। बेटा, आजकल तो बहुत बिजी रहने लगा है, रात रात भर घर नहीं आता। क्या कोई गलत संगत पकड़ ली है या फिर मदन के साथ कहीं चोरी करने जाता है? क्या बात कर रही हो माई? ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं?
तुम्हारा बेटा जो भी करेगा हमेशा अच्छा ही करेगा, इसलिए परेशान बिल्कुल भी मत रहो। बाबा कल आ जाएंगे। अरे पगले, मुझे तुम्हारी नहीं तुम्हारे भविष्य की टेंशन हो रही है। तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। अब बात सच सच बोल दे। माई, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, और अगर झूठ भी बोल रहा हूं तो 2 दिन बाद आपको पता चल ही जाएगा। उस दिन आपको अपने इस लाल पर गर्व होगा। चल ठीक है, घर चलकर खाना खा ले। तुझे तो अब खाने की भी परवाह नहीं रहती। पता नहीं क्या करता रहता है। इतना दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मुखिया दौड़ा दौड़ा आता है और मदन से कहता है, अरे मथुरा बेटा, तुरंत घर चलो। जो नहीं होना था वही हो गया। मैंने थोड़ा लालच किया, अब उसी का भुगतान मुझे भुगतना पड़ रहा है। क्या हुआ मुखिया जी? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? आपके बेटे की तबीयत फिर खराब हो गई क्या? हाँ पंडित, फिर खराब हो गई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि अब मेरे बेटे को सही कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसे बीमार पड़े और लोग मेरा मजाक उड़ाएं। घबराओ नहीं, आप अपने घर जाओ। मैं मदन को लेकर तुरंत आता हूँ। और सुनो, मैंने जो जो बोला था उसकी व्यवस्था करके रखना। मदन के आने का इंतजार बिल्कुल मत करना। बिरयानी और चिकन साथ में लेकर जाना। पंडित की ये बात सुनकर मुखिया तुरंत घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर मथुरा की माँ मथुरा का चेहरा देखती रह जाती है। वह अपनी अम्मा को समझा बुझाकर मदन को लेकर मुखिया के घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर में वे पहुंच जाते हैं। मुखिया घर पर चिकन और बिरयानी की व्यवस्था कर चुका होता है। मुखिया का बेटा जमीन में लेटा हुआ होता है। उसे देखते ही पंडित तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र पढ़ते ही मुखिया का बेटा उठकर बैठ जाता है। मैं आ गई पंडित, अब बिरयानी चिकन लाओ जल्दी, मुझे खाना है। खाना, उसकी महक मुझे पागल कर रही है। नहीं, नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ भी खाने को। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। पहले वादा करो कि मेरे बेटे को छोड़कर यहां से चली जाओगी। क्या बोला रे मुखिया, तू मुझे बिरयानी नहीं खाने देगा? तुझे क्या लगता है कि तेरा ये पंडित मुझे काबू में कर सकता है? कभी नहीं। मैं तेरे बेटे का खून चूसूंगी। अरे मुखिया जी, जब बोल रही है बिरयानी चाहिए तो दे दीजिए। उसके लिए ही तो आए हैं हम। मैं इसे मनाता हूं और आप इसे गुस्सा दिलाते हो। ऐसा कैसे चलेगा? अरे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार इसे बिरयानी लाकर दूं। ये आखिरी बार है पंडित। अगर तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो मैं किसी तांत्रिक को बुला लाऊंगा। ठीक है, ये आखिरी मौका है। मुझे भी पता है, अगर इस बार ये न मानी तो कल मेरे बाबा आ जाएंगे। उन्हें बुलाकर ले आना, पर आज इसे खाने दो। ठीक है, खा लो। तुरंत प्लेट लगाई जाती है। डायन चिकन बिरयानी खा जाती है। खाते ही वह चली जाती है और जैसे ही जाती है, मुखिया का बेटा फिर जमीन पर गिर जाता है। मुखिया खुश होकर पंडित को 2 बोरी अनाज दे देता है। अनाज लेकर वे दोनों हरिया काका के पास पहुंचते हैं और उनको अनाज दे देते हैं। हरिया काका अनाज पाकर बहुत खुश होते हैं और दुआएं देते हैं। इसके बाद मदन और पंडित अपने अपने घर जाते हैं। पंडित करुणा शंकर तीर्थ स्थल से वापस घर आ रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें मुखिया मिल जाता है। मुखिया करुणा शंकर को की सारी बातें बता देता है। मुखिया जी, क्या बोल रहे हो? मथुरा ने तुम्हारे बेटे का भूत भगाया, मतलब डायन भगाई? अरे उसे हनुमान चालीसा तो ठीक से आता नहीं, भला वो भूत कब से भगाने लगा? अरे मेरी बातों पर विश्वास करो पंडित जी। चुड़ैल बोल रही थी, मेरे बेटे के अंदर घुसकर बोल रही थी। आपके बेटे ने उसे 2 बार भगा दिया।
लेकिन मेरा बेटा अभी भी पूरी तरह सही नहीं है। वो कभी भी मांस को हाथ नहीं लगाता था, पर उसे अब मांस ही अच्छा लगता है। और मैं आपके बेटे को पैसे के साथ साथ वो अनाज की बोरी भी दे चुका हूं। ठीक है, तुम घर जाओ। मैं भी जा रहा हूं उसे मथुरा को सबक सिखाने। घबराओ नहीं, मैं तुरंत अभी आपके घर आ रहा हूं। इतनी बात कर तुरंत झटपट करुणाशंकर अपने घर जाता है और फिर मथुरा से कहता है, क्यों रे, मैं क्या थोड़े दिन के लिए गांव छोड़कर चला गया तो तू गांव वालों को लूटने लगा? बोल, कब से तुझे भूत भगाना आने लगा और कब से तू मुखिया के घर जाने लगा? बाबा, क्या बोल रहे हो? मैं किसी को लूट नहीं रहा हूं। आपने ही बोला था कि हमेशा सच बोलने से काम नहीं चलता, इसलिए कभी झूठ भी बोलना चाहिए, और मैं उसी दिन से झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि लोग तुझे मूर्ख और नालायक क्यों कहते हैं। मुझसे जबान लड़ाता है, एक तो उल्टा सीधा काम करके आया है और दूसरा मुझे जबान लड़ाता है। हट जा मेरी नजरों के सामने से। बाबा, हाँ जाऊंगा, पर पहले मेरी बात तो सुन लो। मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि आप उसे समझ ना सकें। बात ऐसी है कि हरिया काका मुखिया के यहां मजदूरी करते थे और मुखिया ने हरिया काका को 2 बोरी अनाज देने का वादा किया था, क्योंकि हरिया काका की बेटी के घर में शादी है। लेकिन मुखिया ने बोरी देने से इनकार कर दिया। जब ये बात मेरे दोस्त मदन को पता लगी, तब वो मुखिया के घर चोरी करने जा रहा था। लेकिन फिर हम दोनों ने मिलकर एक साजिश रची और एक डायन को मुखिया के बेटे के अंदर समाहित करवा दिया। अब वो मेरे इशारे पर चलती है। मैंने उसे भगा दिया है। अरे, वो कहीं गई नहीं है, बल्कि मुखिया के बेटे के अंदर ही रहकर मांस मछली खा रही है। आज सुबह ही मुखिया ने मुझे बताया। बाबा, पर मैंने उससे सौदा किया था कि जब मेरा काम हो जाएगा तब वो इसे छोड़कर चली जाएगी। बाबा, देर मत करो, तुरंत मेरे साथ चलो। इतनी बात कर दोनों लोग मुखिया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर में मुखिया के घर पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि भोला बिरयानी खा रहा होता है। देख लो पंडित जी, अपनी आंखों से देख लो, मेरा बेटा कैसा हो गया है। मुझे खुद नहीं पता चला, और आपके बेटे ने इसे ठीक करने के लिए बहुत पैसे और अनाज लिए हैं, पर मेरा बेटा अब भी वैसा ही है। शांत रहो मुखिया जी, मैं कुछ करता हूं। मानता हूं कि मथुरा से गलती हुई है, पर इसका समाधान लड़ाई करना नहीं है। मैं कुछ करता हूं। अरे ओ डायन, बता, तू इसे छोड़कर जाएगी या नहीं? अरे पंडित, तुझे क्या लगता है मैं इसे छोड़कर जाऊंगी? कभी नहीं। मुझे बहुत मजा आ रहा है इसके अंदर रहने में। अब तो मैं इससे ही शादी करूंगी। क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना, तुमने मुझसे बोला था कि इस बार खाकर चली जाऊंगी, पर तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें धोखा दूंगा। इसे छोड़कर चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। मैं इस भोले से शादी करूंगी। तुम सब घबराओ नहीं, मुझे मंत्र आता है। इसे इसके असली रूप में लाता हूं। जब कोई डायन किसी को पसंद करने लगे, तब उसकी रूह से अलग करना बहुत कठिन काम होता है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं मंत्र लगाता हूं और तुरंत इसका असली चेहरा बाहर आएगा। इतना बोलकर करुणाशंकर तुरंत मंत्र पढ़ता है और देखते ही देखते भोले के शरीर से डायन बाहर निकलती है और भोला जमीन पर गिर पड़ता है। तुझे क्या लगता है पंडित, मैं इसे छोड़ दूंगी? कभी नहीं। मैं इसे बर्बाद कर दूंगी, अंदर से चूस लूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जैसे बहुत डायनों को मैंने भगाया है। मैं तुझे एक बार मौका देता हूं, यहां से चली जा, नहीं तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। मरे हुए को क्या मारोगे पंडित? आत्मा अमर होती है। तुम इसे अपने बस में नहीं कर सकते। मैं जा रही हूं,
पर ध्यान रखना, भोला सिर्फ मेरा है, मेरा। इतना बोलकर डायन वहां से चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर मथुरा पंडित मुखिया से कहता, सुनो मुखिया जी, डायन फिर आ सकती है, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। अपने बेटे भोले की उसके मनपसंद लड़की से शादी करवानी होगी। और भोले की मनपसंद लड़की को मैं जानता हूं, उसका नाम चंपा है। अरे तुम पागल हो गए हो? चंपा दूसरे जाट की लड़की है, उसे मैं अपने घर नहीं ला सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। क्या तुम अपने बेटे की खुशी के लिए जमाने को नहीं छोड़ सकते? अरे जमाना क्या बोलेगा? जब तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा तभी तो बोलेगा। मेरी बात मानो, चंपा से शादी करवा दो इसकी। हाँ मुखिया, मथुरा सही कह रहा है। अगर इसकी शादी हो गई तो डायन कुछ नहीं कर पाएगी, और डायन को ज्यादा देर तक मैं रोक भी नहीं पाऊंगा। इसलिए देर मत करो और भोले की चंपा से शादी करवा दो। ठीक है, ठीक है, मैं भोले की शादी चंपा से करवा दूंगा। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो दोस्तों, इस तरह मुखिया अपने बेटे भोले की शादी चंपा से करवा देता है और उधर हरिया काका की बिटिया की भी शादी हो जाती है। रुको दोस्तों, आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो आपका वक्त ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारी टीम टून्स वर्ल्ड लकी विनर चुनकर आपको कुछ गिफ्ट देगी। अरे तो देर काहे करते हो भैया, फटाफट जाओ, कमेंट करो, गिफ्ट पाओ।